नरेंद्र मोदी जिस डेमोक्रेसी को सबसे ऊपर बता रहे हैं, उसी डेमोक्रेसी को विपक्ष पार्टी तानाशाही शासन का नाम दे रही है। आसान भाषा में बोलूं तो नरेंद्र मोदी को ही तानाशाह कहा जा रहा है। राहुल गांधी ने ट्विटर पे ट्वीट करते हुए ये तक कह दिया कि एक डरा हुआ तानाशाह मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। उनका कहना है कि मीडिया को खरीद लिया गया है, कंपनियों से हफ्ता वसूली हो रही है, विपक्ष पार्टी के अकाउंट फ्रीज कर दिए जा रहे हैं और ये सब बीजेपी के लिए कम था कि अब इलेक्ट किए गए सीएम की गिरफ्तारी भी इनके लिए आम बात हो गई है। जैसे जैसे इलेक्शन पास आ रहे हैं वैसे वैसे ये सवाल उठ रहा है कि क्या भारत तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। हर बात को समझेंगे, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहो। चैनल छोटा है, ये देखकर अनसुना मत कर देना। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और ट्रैक मिस्ट में आपका स्वागत है। अब इससे पहले हम ये बात करें कि मोदी जी तानाशाह हैं या नहीं, उससे पहले हमें ये समझना होगा कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। तो डेमोक्रेसी वो है जहाँ आम जनता को हक हो कि वो बाय वोटिंग अपने लिए सरकार चुन सके, उनको हक हो कि वो सरकार से सवाल कर सके। जिस देश में जुडिशरी, प्रेस, इलेक्शन को आजादी हो, जहां फंडामेंटल राइट्स की रिस्पेक्ट की जाए, ऐसे देश को हम डेमोक्रेटिक देश कहते हैं। अब सवाल ये है कि क्या इस वक्त इंडिया में ये सब है या नहीं, क्योंकि विपक्ष पार्टी का तो ये कहना है कि मोदी सरकार के अंडर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो अब बिना टाइम बर्बाद किए हुए सीधा मुद्दे को पकड़ते हैं और दोस्तों बिल्कुल फैक्ट्स के साथ समझेंगे। तो पहला सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन है या नहीं। मई 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन कमीशन पर एक इल्जाम लगाया था कि इलेक्शन कमीशन पार्शियलिटी करती है, लेकिन उसी साल भाजपा चुनाव जीत गई। अब इलेक्शन कमीशन के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शंस की कैंपेनिंग में आर्मी के रिलेटेड कोई भी मुद्दा नहीं उठा सकती। लेकिन यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी जी ने 2019 की इलेक्शन में ये कहा कि इंडियन आर्मी मोदी जी की सेना है। मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती है। और मोदी जी ने खुद पुलवामा अटैक को लेकर वोट मांगे थे। पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? और इस बात पर इलेक्शन कमीशन के चीफ अशोक लवासा ने जब कंप्लेंट दर्ज करी तो कंप्लेंट करने के कुछ दिनों बाद उनके घर इनकम टैक्स का नोटिस आ गया। अब इस चीज को तो दोगला राठी और रविश कुमार जैसे लोग डिक्टेटरशिप का नाम दे देते हैं। पर दोस्तों अगर हम इसे डिक्टेटरशिप कहते हैं तो कांग्रेस की अचीवमेंट्स की तो हम कुछ कदर ही नहीं कर रहे। ऐसे तो उनको बुरा लग जाएगा। थोड़ा उनके भी अचीवमेंट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर एक नजर डालते हैं। जब देश आजाद हुआ तब ये चीज डिसाइड की जा रही थी कि नेहरू जी और वल्लभ भाई पटेल जी के बीच में किसको पीएम बनाया जाए। तब कांग्रेस पार्टी की जो कमेटी ये चूज करने वाली थी उनमें 15 मेंबर्स थे और 15 में से 12 वोट्स सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को मिले थे। पर उसके बाद क्या हुआ, इतिहास गवाह है। गांधी जी के सपोर्ट की वजह से नेहरू जी को पीएम बना दिया गया और नेहरू जी वही पीएम है जिन्होंने 1951 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला संशोधन लाया था, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस को दबाने के लिए था। मजरू सुल्तानपुरी जो कि एक फेमस पोइट और लिरिसिस्ट थे, उनको नेहरू जी ने जेल में डलवा दिया था क्योंकि उन्होंने नेहरू जी को डिक्टेटर का चेला बोल दिया था। इसे कहते हैं डिक्टेटरशिप। अब नेहरू जी के बच्चों की भी बात करें तो इंदिरा गांधी जी ने 25 जून 1975 में इंडिया में इमरजेंसी लगा दी थी और ये इमरजेंसी 21 महीने तक चली। न जाने देश के कितने पॉलिटिकल लीडर्स को जेल में डाल दिया गया। फॉर एग्जाम्पल जयप्रकाश नारायण, मुलायम सिंह यादव, राज नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, अरुण जेटली एटसेट्रा। और ये तो पॉलिटिकल लीडर्स थे। इंदिरा गांधी जी ने लोगों को भी नहीं छोड़ा था। ना जाने कितने लोगों को जेल में डाल दिया गया था। जो भी उनके खिलाफ न्यूज़पेपर छापता उनको उठा के जेल में डाल दिया जाता। क्या ये फ्री मीडिया थी? इसे नहीं कहोगे डिक्टेटरशिप। संजय गांधी ने जबरदस्ती लोगों की नसबंदी तक करवा दी थी। उनका कहना था कि बढ़ती पॉपुलेशन देश के लिए प्रॉब्लम है, पर ये नहीं है डिक्टेटरशिप। अब दोस्तों अगला पॉइंट है जुडिशरी। तो 2023 में इलेक्शन कमीशन की 2 पोस्टें खाली थी और बिना इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन करवाना ये तो पॉसिबल नहीं है। अब 1991 के एक्ट के अकॉर्डिंग 2 इलेक्शन कमिश्नर को चूज करने के लिए 3 लीडर्स की कमेटी ने बैठना था, जिसमें इंडियन चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर और अपोजिंग पार्टी का कोई एक लीडर इलेक्शन कमिश्नर को मिलकर इलेक्ट करते थे। लेकिन बीजेपी के रूलिंग पीरियड के अंडर 1991 के एक्ट को हटा के 2023 में एक
नए बिल को पास करवा दिया गया, जिसके अकॉर्डिंग अब इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के लिए चीफ जस्टिस की जगह रूलिंग पीरियड का यूनियन मिनिस्टर बैठेगा। और इसके बाद अमित शाह, मोदी जी और कांग्रेस पार्टी के अधीर रंजन चौधरी ने मिलकर 2 रिटायर्ड IAS ऑफिसर गणेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को इलेक्ट किया। इसके बाद विपक्ष पार्टी ने ये कहा कि बीजेपी ने अपनी मर्जी से इलेक्शन कमिश्नर्स को चुन लिया, तो ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को ये कहकर खारिज कर दिया कि सांसद को नए रूल लागू करने का हक है और ये बिल लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों हाउसेस में पास हुआ है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। अब विपक्ष पार्टी इसके बाद ये कहने लगी कि सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के दबाव में है। पर इधर एक सवाल ये उठता है कि अगर वाकई सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के दबाव में होती तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर इतना बड़ा फैसला कैसे लेती, जो कि बीजेपी के हक में कह सकते हैं कि नहीं था। अब आपको याद दिलवा दूं कि 2011 में कांग्रेस ने एक बिल पास करने की कोशिश की थी, ज्यादा पीछे नहीं जा रहे, 2011 की ही बात है, और इस बिल का नाम था प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल वायलेंस बिल। और इस बिल में ये क्लियरली डिफाइन किया गया था कि किसी भी दंगों में जो मेजोरिटी होगी उसे दंगा फैलाने का जिम्मेदार माना जाएगा। इस बिल में धर्म, भाषा, जातियों के आधार पर मेजोरिटी और माइनॉरिटी पॉपुलेशन की पहचान की गई थी। माइनॉरिटी पॉपुलेशन का दंगों में रोल मुकदमा लिखवा देने के बाद खत्म मान लिया जाएगा, और वहीं अगर मेजोरिटी पॉपुलेशन के किसी शख्स पर दंगे का मुकदमा दर्ज होता है तो उसे खुद को निर्दोष साबित करना होगा। अब आप एक बार ये खुद सोच के देखो कि ये बिल हिंदुओं के कितने खिलाफ था, लेकिन तब भी 2011 में सुप्रीम कोर्ट इस बिल को रिजेक्ट नहीं कर पाई, और 2014 में आके सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल को रिजेक्ट किया जब बीजेपी की सरकार थी। देखिए आपने ध्रुव राठी के चैनल पर इन मुद्दों पर कोई वीडियो। देखो दोस्तों, मेरा ये बिल्कुल नहीं कहना कि बीजेपी बिल्कुल सही है, लेकिन ध्रुव राठी जैसे लोग आप लोगों के सामने बस आधा सच रखते हैं। वो आपको इलेक्टोरल बॉन्ड्स और बाकी बीजेपी के स्कैम्स के बारे में तो बताते हैं, लेकिन अदर स्कैम, बॉफर स्कैम, CWG स्कैम, देवस एंट्रिक स्कैम, एम्प्लॉय गारंटी स्कैम, फॉर्डर स्कैम, गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड स्कैम एटसेट्रा, इनके बारे में क्यों नहीं बताते, जबकि उनके पास इतना पोटेंशियल है कि वो अपनी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। ट्रोलर्स को जवाब देने के लिए इस इंसान ने खुद को सुभाष चंद्र बोस के साथ कंपेयर कर दिया। कहा सुभाष चंद्र बोस ने देश को आजाद करने के लिए आजाद हिंद फौज बनाई थी, और ये सो कॉल्ड डेमोक्रेसी का मसीहा खुद को सुभाष चंद्र बोस से कंपेयर करता है। इसके बावजूद भी हमारे बीच कुछ ऐसे लोग हैं जो ध्रुव राठी के नाम के गाने गाते हैं। देखो दोस्तों, कोई भी डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं होती, बाकी आप लोग खुद डिसाइड करो और खुद सोचो कि कौन तानाशाह है और कौन नहीं। अब अगर आपको मेरी बात सही लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, साथ में बेल आइकन भी दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।